गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल से संबंधित जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे और वो दोनों ही प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, जिसमें पहला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। तो किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? ये है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? चंदौली में। ठीक है, वाराणसी के पास चंदौली नामक स्थान पे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम वन्य जीव विहार है। दूसरा प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो ये है लाख-बहाशी पक्षी विहार, जो कि किस जिले में है? कन्नौज में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में है। तो दोस्तों ये था कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर। अब आते हैं आज के सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है या फिर शुरू किया जा रहा है? यहाँ पे देखिए मिसिंग है, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर। दोस्तों इसका आंसर क्या है? बी है, दिल्ली। जो है दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया जा रहा है। तो दिल्ली में स्थित 564 MLD क्षमता के ओखला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि वर्तमान में यमुना एक्शन प्लांट 3 के तहत बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट माना जाता है। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? ओखला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है। किस प्लान के तहत बनाया जा रहा है? तो यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत बनाया जा रहा है और ये एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। इस प्लांट से यमुना की सफाई प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है। यानी कि जो यमुना है, यमुना वहाँ नदी है, यमुना किनारे दिल्ली स्थित और काफ़ी गंदी नदी है और इसी नदी को सफाई के लिए इस ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये संयंत्र है, ये प्लांट है, ये इस साल यानी कि वर्ष 2022 में दिसंबर में काम शुरू कर देगा। चूँकि ये एक एकीकृत परियोजना है, यानी कि एक साथ कई कार्यों करेगी। इसके तहत जो है इस परियोजना एकीकृत परियोजना होने के कारण कीचड़ प्रबंधन को भी कार्य के दायरे में शामिल किया गया है, जिसके अनुसार पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से कीचड़ का उचित निपटान किया जाएगा। ठीक है, जो गाद होंगे नदियों में, ये सारी चीज़ों का उचित जो है निपटान करने का भी इसमें प्रयास किया जाएगा। इस परियोजना की जो लागत आएगी वो केंद्र और राज्य सरकार आपस में बांटेंगे, जिसमें से देखा जाए 85% जो है वो केंद्र सरकार इस परियोजना की लागत को वहन करेगी। किस कार्यक्रम के तहत? तो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत। और वहीं देखा जाए 15% जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी इसमें आने वाली लागत को। ओखला की बात करें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो इस प्लांट में जो लागत आ रही है वो कुल कितनी लगभग है? वो 665.78 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि कहाँ पे है? ये दिल्ली में ओखला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए भारत सरकार द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2016, वर्ष 2017, वर्ष 2018 या फिर वर्ष 2019? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ए, यानी कि वर्ष 2016 में भी हाल फिलहाल में इस स्टैंड अप योजना ने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया, जिस कारण से ये योजना काफ़ी चर्चा में है। तो आइए इस योजना के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आर्थिक सशक्तिकरण के जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन हेतु 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो क्या उद्देश्य था? एक तो आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ठीक है, उसके साथ साथ उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई थी। योजना का लक्ष्य देखिए क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को जैसे सीमित सेवा लाभ प्राप्त करने वाले लोगों तक संस्थागत ऋण संरचना को लाभ प्रदान करना है। ठीक है, तो ये वो वर्ग है जहाँ पे देखा जाए बहुत सीमित इनको सेवा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसे वर्गों को जो है आर्थिक इनका सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से इनको आर्थिक ऋण प्रदान किया जाएगा। और योजना के तहत प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी को विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में नई परियोजना, ठीक है ध्यान रखिएगा, नई परियोजना ग्रीन फील्ड होता है। देखिए 2 तरह की परियोजना होती है, ग्रीन फील्ड होता है, दूसरा देखा जाए तो ब्राउन फील्ड होता है। ठीक है, तो नई परियोजना जो बिल्कुल पूरी तरीके से नई होती है, ऐसी जो है ऐसी परियोजना जिनके देखा जाए तो
कोई मौजूदा संरचना में जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं या फिर जैसे किसी मौजूदा संरचना को फिर से जब तैयार किया जाता है तो ऐसी परियोजनाओं को ब्राउनफील्ड के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन कोई बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल ज़मीन है, मान लीजिए आपने कोई नई ज़मीन खरीदी, उस नई ज़मीन पे आपने एक मकान, एक बिल्डिंग बनाया, फिर एक कंपनी स्थापित की, तो इस तरह की जो परियोजनाएँ होती हैं वो क्या होती हैं, ग्रीन फील्ड के अंतर्गत आती, ठीक है। और जैसे कि कोई पहले से ही स्थापित कोई संरचना है, कोई बिल्डिंग है, उसमें किसी ने अपना एक तरीके से आके इन्वेस्टमेंट किया तो वो ब्राउन फील्ड परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से जो नई परियोजना होगी उन नई परियोजनाओं को स्थापना हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए के बीच का ऋण प्रदान करता है, ठीक है। इस योजना के तहत देखा जाए ऋण केवल ध्यान रखिएगा, केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे एग्जाम में स्टेटमेंट बन जाते हैं कि स्टैंड अप इंडिया के तहत जो ऋण प्रदान किया जाता है उसमें जो है ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों ही परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाता है। नहीं, ये एकदम इनकरेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए इसके तहत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना को जो कि शुरुआत किया गया था 5 अप्रैल वर्ष 2016 में, इस वर्ष यानी कि 2022 5 अप्रैल को इस परियोजना ने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। और स्टैंड अप योजना के तहत जो 6 साल का जो रहा है समय, यानी कि अपने शुभारंभ के बाद से इसने 1,33,995 से अधिक खातों में कितने तक की ऋण स्वीकृति दी है, तो ये 30,160 करोड़ रुपए तक की ऋण की स्वीकृति दिया है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए यानी कि वर्ष 2019-20 में स्टैंड अप इंडिया योजना को 15वें वित्त आयोग की पूरी अवधि, जो कि कब से कब तक है, वर्ष 2020 से लेकर के 2025 तक के विस्तार कर दिया गया, यानी कि अब स्टैंड अप इंडिया परियोजना का विस्तार कर दिया गया वर्ष 2025 तक, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की योजनाएं जो पूछी जाती हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछी जाती, कभी कभी तो ऐसा होता है 4-5 योजनाएं दे देगा, उनका क्रम पूछ देगा कि किस दिन किस वर्ष लागू किया गया था, तो डेट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 अप्रैल डेट कभी कभी एक ही वर्ष के तहत जो परियोजनाएं शुरू की जाती हैं उनको भी एक ही साथ पूछ देता है, तो इसलिए डेट भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि किसकी अध्यक्षता में भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर, के सिवान, अश्वनी वैष्णव या फिर अमित शाह। करेक्ट आंसर सी है, अश्वनी वैष्णव की अध्यक्षता में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, और इनकी अध्यक्षता में भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए 17 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, ये 17 सदस्यीय सलाहकार समिति है। समिति का गठन करने का उद्देश्य देखिए क्या है कि यह समिति का गठन जो है वो सेमीकंडक्टर के निर्माण में, सेमीकंडक्टर जो निर्माण है साथ ही साथ उसमें नवाचार में, ठीक है, नए नए इन्वेंशन में और उसकी डिज़ाइन में भारत को वैश्विक नेता बनाने के उद्देश्य से इस समिति का निर्माण किया गया। इस समिति की स्थापना की गई है। विशेषज्ञों के नवगठित सलाहकार समूह में स्थापित शिक्षाविद, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और साथ ही उद्योग से विशेषज्ञ शामिल हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 15 दिसंबर 2021 को सरकार द्वारा 76,000 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकॉम इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी, ठीक है। सेमीकॉम इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी कब दिया गया था, वर्ष 2021 में। इसका भी उद्देश्य इसी तरह की वैश्विक लीडर बनाना भारत को, किसमें, सेमीकंडक्टर के निर्माण में, ना सिर्फ निर्माण में बल्कि इस क्षेत्र में नए नए इन्वेंशन लाना, नई नई डिज़ाइनें लाना। इसके तहत जो है इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी वर्ष 2021 में। और इस वर्ष देखा जाए तो अश्वनी वैष्णव जी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है, ठीक है। सेमीकॉम इंडिया की बात करें तो कार्यक्रम को अगले 6 वर्षों की समय अवधि में सेमीकंडक्टर के विकास और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए अनुमोदित किया गया था। ध्यान रखिएगा सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के बारे में। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारत के कौन से राज्य या फिर कौन से शहर को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसे हम आईटी राजधानी भी कहते हैं या फिर उसे सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दिया। देखिए इधर हम लगातार योजनाएं देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 तक, 2025 तक, 2024 तक या फिर 2023 तक। करेक्ट आंसर इस डी है, 2023 तक अटल नवाचार मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा, मार्च 2023 तक, ठीक है, अगले वित्त वर्ष तक जारी रखने का इसे मंजूरी दिया गया है।
इस मिशन जो है देश में नवाचार संस्कृति और उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल बनाने के अपने अपेक्षित लक्ष्य के लिए काम करेगा। मिशन के इन लक्ष्यों में देखिए क्या क्या शामिल है। 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाना, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करना, 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना करना और साथ ही साथ अटल नया भारत चुनौतियों के माध्यम से 200 स्टार्टअप की सहायता करना। ये सारी चीज़ें जो है इन लक्ष्यों में शामिल किया गया है। स्थापना और लाभार्थी की सहायता की प्रक्रिया पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है। अटल नवाचार मिशन का अगर हम उद्देश्य देखें, लक्ष्य देखें, तो ये देश भर के स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और उद्योगों में नवाचार और उद्यमशीलता का एक वातावरण तैयार करना, उसे बढ़ावा देना है। इसमें देखा जाए इस जो है अटल इनोवेशन मिशन की जो घोषणा की गई थी वो वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था वर्ष 2015 के बजट में, और इस मिशन को जो है नीति आयोग के तहत वर्ष 2016 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है। तो नीति आयोग के तहत इसे स्थापित किया गया था वर्ष 2016 में। ठीक है। जो कि 2015 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लक्ष्य क्या है इसका, और ये जो है इस समय जो है मिशन में इन लक्ष्यों को शामिल किया गया क्या क्या चीज़ों को। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रही नानार रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक या फिर गुजरात? दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए, महाराष्ट्र में स्थित है नानार रिफाइनरी। ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखा जाए तो नानार रिफाइनरी, देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में स्थित है और अभी यहाँ पे हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कोंकण क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में नानार तेल रिफाइनरी परियोजना है और इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सकता है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है इस परियोजना को रोकने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करी। देखिए वर्ष 2019 की बात है। यहाँ पे पर्यावरणीय जो है चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो 14 ग्राम पंचायतों ने इस परियोजना का विरोध किया था और इस परियोजना को ख़त्म करने की मांग की थी क्योंकि इसके जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्थानीय मांग हो रही थी और इसी जो है और मांग करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया था और स्थानीय जो निवासी हैं, स्थानीय निवासियों ने विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर करके कहा था कि इस परियोजना की वजह से यह परियोजना मछली पकड़ने और धान तथा कटहल की खेती के लिए खतरनाक हो सकती। ठीक है। तो स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये परियोजना चुनौतीपूर्ण थी। उनकी बहुत सारे रोजगार यानी जो उनकी जिन जिन चीज़ों पे निर्भरता थी वो उस तरीके से प्रभावित हो रही थी, जिसमें से जैसे कि वो मछली पकड़ते हैं या फिर वो धान और उस क्षेत्र में धान की बुआई कर रहे हो, कटहल। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का वो नहीं कर सकते थे जिसके वजह से वो काफ़ी इसका विरोध कर रहे थे। और देखा जाए तो ये जो है ये कटहल हो गया, धान हो गया, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा पारंपरिक रूप से काफ़ी समय से उगाया जाता था। ठीक है। तो इसकी वजह से विरोध किया, फिर उसके बाद वहाँ की सरकार के ने महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया और इस परियोजना पर रोक लगा दी थी। लेकिन पुनः जो है इस पे जो है पुनर्विचार की जा रही है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अपने निर्णय पे कि इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जाएगा। जो रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है उसी को हम आमतौर पर नानार परियोजना के रूप में जानते हैं। ठीक है। इस परियोजना को वर्ष 2014 में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखिएगा वर्ष 2014 की परियोजना है ये। ठीक है। और उद्देश्य क्या था? कोंकण क्षेत्र का विकास करना। वर्ष 2019 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले इस परियोजना को बंद कर दिया गया था। कारण क्या था? पर्यावरणीय दृष्टि को देखते हुए वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, ग्राम पंचायतों के द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा था। ठीक है। परियोजना की बात किया जाए तो इसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और सऊदी अरब के स्वामित्व वाले अरामको और संयुक्त अरब अमीरात की नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम माना जाता था। ठीक है। ये देखिए महाराष्ट्र का आपके सामने मैप है और ये नन्नार रत्नागिरी परियोजना है। ठीक है। किधर साइड है ये भी आप देख रहे हैं, कोंकण वाला क्षेत्र है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी कौन सा है। ठीक है। किस राज्य में है, नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की? ध्यान रखिएगा, सहकारी बैंक की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? करेक्ट आंसर सी है। कर्नाटक सरकार के द्वारा वहाँ के लोगों के लिए दुग्ध उत्पादन के लिए सहकारी बैंक की स्थापना किया गया है। तो वहाँ पे कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना किया है। बैंक का देखिए नाम क्या है? नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक। ठीक है। और ये जो बैंक होगा ये दुग्ध उत्पादकों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगा।
कर्नाटक दूध उत्पादकों के लिए एक विशेष बैंक स्थापित करने वाला देश का एकमात्र राज्य भी, ठीक है। तो एक तरीके से जो दूध उत्पादन क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए एक अलग से बैंक स्थापित करने वाला जो कर्नाटक है वो प्रथम राज्य या फिर एकमात्र राज्य है। इस सहकारी बैंक की स्थापना की गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, इसे लॉन्च किया गया है। बैंक का उद्देश्य देखिए क्या है, ये बैंक के कई उद्देश्य इसमें रखे गए हैं और जिसमें से यह डेयरी विकास और प्रोसेसिंग की गतिविधियों के लिए कम ब्याज पर फाइनेंस करेगा। जो डेयरी विकास के लिए और फिर उसकी प्रोसेसिंग, ठीक है, दूध के उत्पादन से लेकर के दूध को पनीर बनाना, ठीक है, इसी को प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है, पैकेजिंग करके वहाँ मार्केट तक पहुँचाना, ठीक है। तो इन सब गतिविधियों के लिए इस बैंक के द्वारा क्या किया जाएगा, ऋण प्रदान किया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा, बुनियादी ढांचे वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए लोन दिया जाएगा। दूध उत्पादकों के समग्र विकास में इस बैंक के द्वारा सहायता की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने इस बैंक को स्थापित किया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक तरीके से कर्नाटक जो है सहकारी आंदोलन, ठीक है, सहकारिता आंदोलन देश में सबसे पुराना माना जाता है कर्नाटक का, ठीक है। जो सहकारी आंदोलन अगर कहा जाता है कि 1905 में कर्नाटक का एक ज़िला है जिसका नाम है गड़क जिला, ठीक है। गड़क जिले के एक गांव में भारत की पहली सहकारी संस्था की स्थापना भी हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली सरकारी संस्था, यहाँ सहकारी संस्था की स्थापना कहाँ पे हुई थी, कर्नाटक के गड़क जिले के एक गांव में हुई थी, ठीक है, 1905 में हुआ था। और दोस्तों इसी गांव से समझ लीजिए यहीं से शुरू हुआ सहकारी आंदोलन। यही आंदोलन आगे देखेंगे तो गांधी जी, सरदार जी पटेल, डॉक्टर त्रिभुवन दास पटेल और भी जो महाराष्ट्र जी के गढ़ के लिए अनेक लोग जो हैं इस आंदोलन से जुड़ गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1905 में कर्नाटक के गड़क जिले के एक गाँव में भारत की पहली सहकारी संस्था स्थापित हुई थी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री देखिए बसवराज मुंबई हैं और देखिए राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 3 जिसका चरण 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया, चीन, जापान, ताइवान। तो करेक्ट आंसर इस बी है। तो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, गोफेन 3 है और ये 3 का तीसरा है, ठीक है, तो भाग है। तो चीन ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है गोफेन 3 और देखिए इसका चरण कौन सा, तीसरा है ये। इसके पहले 2 लॉन्च किया जा चुका है गोफेन का और इसे लॉन्च किया गया है कौन से रॉकेट से, तो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ के सेंटर से, जियोकॉन सैटेलाइट सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है और ये सफलतापूर्वक नियोजित कक्षा में प्रवेश कर गया है, ठीक है। उपग्रह को एक भूमि समुद्र रडार उपग्रह तारामंडल बनाने और विश्वसनीय स्थिर और सिंथेटिक अपर्चर रडार छवियों को पकड़ने के लिए जो इसके पहले से लॉन्च किया गया था यानी कि गोफेन 3 और गोफेन 302 उपग्रहों के साथ नेटवर्क किया जाएगा। जो पहले से लॉन्च 2 उपग्रह है गोफेन के, उनके साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा, नेटवर्क किया जाएगा और सिंथेटिक अपर्चर रडार छवियों से चीन के भूमि समुद्री रडार उपग्रहों की निगरानी क्षमता में सुधार होगा, ठीक है। तो गोफेन जो सैटेलाइट है यानी कि पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है, ये किस देश से संबंधित है, चीन से, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ईवी नीति के तहत ई साइकिल इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? हरियाणा, पुडुचेरी, दिल्ली या फिर सिक्किम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी है। दिल्ली जो है ये पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो कि ईवी नीति के तहत ई साइकिल को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। दिल्ली सरकार ने राजधानी को ईवी कैपिटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कैपिटल बनाने के उद्देश्य से ई साइकिल पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो यहाँ पे जो दिल्ली सरकार है उद्देश्य क्या है, जो दिल्ली वहाँ पे प्रदूषण के खिलाफ जो उनकी लड़ाई है उसी प्रदूषण की लड़ाई के खिलाफ एक ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। और दिल्ली सरकार की एक बड़ी सफल नीति है, बेहद सफल नीति, जो कि ई वाहन सब्सिडी नीति है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है, उसी सब्सिडी का दायरा बढ़ाया जा रहा है जिसके अंतर्गत ई साइकिल, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल है उनको भी शामिल किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं, दिल्ली वासी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को परचेस कर सकें और इससे वहाँ का पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण को चुनौतियों से भी निपटने का ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और ऐसा करने वाला यानी कि दिल्ली ई साइकिल पर सब्सिडी देने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ना सिर्फ प्रदेश बल्कि राज्य की भी दृष्टि में देखा जाए ये पहला है। अभी तक के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई साइकिल को अपनी पॉलिसी में शामिल नहीं किया है।
सरकार देखिए क्या करेगी, दिल्ली सरकार शुरुआत में जो 10,000 ई साइकिल की बिक्री पर प्रति ई साइकिल 5,000 रुपये की सब्सिडी देगी। इसमें से पहले खरीदी गई 1,000 ई साइकिल पर 2-2 हज़ार रुपये के अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम ई साइकिल की बात करें दोस्तों, तो ई साइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की कम गति वाले यात्री या कार्गो ई साइकिलों को ई साइकिल नीति के अंतर्गत कवर किया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ई साइकिल से संबंधित जो चीज़ें हैं। ठीक है, आइए हम अपने अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे थल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, शेखावत सिंह, बिपिन तलपड़े या फिर मनोज सिंह? दोस्तों आंसर क्या है इसका? ए है, मनोज पांडे को थल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को थल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, थल सेना के प्रमुख हैं ये, और इन्हें देखा जाए किसका स्थान लेंगे, तो अभी जो कार्यकाल पूरा किया है कि इन्होंने मुकुंद नरवणे के बाद ये कार्यकाल में सबसे वरिष्ठ होने के नाते इन्हें जो है कार्यभार संभाला गया, इनको कार्यभार दिया गया है। ठीक है, किसे? थल सेना का प्रमुख होने का मनोज पांडे को। जो अगर बात करें जनरल नरवणे की, यानी कि ये जो है जिनका स्थान लेंगे मनोज मुकुंद नरवणे, उनको चीफ ऑफ डिफेंस पद की प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे माना जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे यानी कि जनरल बिपिन रावत, ठीक है, बिपिन रावत, उनकी देखा जाए तो 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके साथ उनकी पत्नी थी, 12 सैन्य और अधिकारी थे, और उस दुर्घटना के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से जो है ये चीफ ऑफ डिफेंस का पद रिक्त है। और अभी देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट बिपिन रावत जी से एक प्रश्न ये है कि अभी हाल फिलहाल में जो अभी पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण पद्मश्री पुरस्कार, तो इसमें जो है भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि जनरल बिपिन रावत को उनके मरणोपरांत देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड यानी कि पद्म विभूषण, ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो मरणोपरांत बिपिन रावत जी को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं अंतिम प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने मानव तस्करी के मामले से निपटने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है? शिक्षा आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग? दोस्तों करेक्ट आंसर इस डी है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है। देख लेते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी के मामले में प्रभावी तरीके से निपटने में सुधार करने, महिलाओं एवं लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, मानव तस्करी रोधी इकाइयों का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में वृद्धि करने, कानून का प्रवर्तन कराने वाले एजेंसियों के जवाबदेही बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया। ठीक है, ये सारे उद्देश्य हैं। प्रकोष्ठ की स्थापना कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उनकी क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। यह प्रकोष्ठ क्षेत्रीय और राज्य जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों और अभियोजकों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने और मानव तस्करी से निपटने में सक्षम करने के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। ये उद्देश्य शामिल है। ठीक है, वैसे तो ऐसे डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एक विज्ञप्ति जारी किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, और उस विज्ञप्ति के अनुसार देखा जाए तो प्रकोष्ठ की स्थापना कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण में मदद करने के उद्देश्य से की गई। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो स्थापना किया गया है प्रकोष्ठ का, किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। उसका उद्देश्य है लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना, जितने भी कानून प्रवर्तन अधिकारी उनके बीच में जागरूकता बढ़ाने, उनकी क्षमता निर्माण करने में मदद करने के उद्देश्य से किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में। मुख्यालय देखिए नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और कार्यकारी हैं ललिता कुमार मंगलम, जो हैं ये राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यकारी। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। इसी के साथ बताइए कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इसी से संबंधित ये प्रश्न है आज का करंट क्वेश्चंस ऑफ द डे। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। ठीक है, जिसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए डाउनलोड करिए, रिवीजन करिए, कुछ अपने भी नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए रिवीजन के लिए। जैसे कि इस तरह के प्रश्नों में बहुत ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उसके गठन से संबंधित, तो इससे बहुत ज़्यादा हमें व्याख्यात्मक चीज़ों पे नहीं ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट अपने नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। एग्जाम बहुत है आपके पास, बल्कि करीब आ चुका है, डेट एकदम पास आ रही है, 12 जून दूर नहीं है, जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ अपने स्टैटिक्स पोर्शन की भी तैयारी करिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।